Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Myself डॉक्टर आरती मलिक जो आप लोग के साथ छोटे छोटे केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है ये तो हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन उसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, एग्जैक्टली कैलकुलेट तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में, जैसे नीट के या जेई के या नेट या गेट के एग्जाम्स में, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कंपैरिजन के, यानी कि आपको दो या दो से ज़्यादा कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड दे देंगे और उसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल को। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में बकवास नहीं करूंगी इससे रिलेटेड बॉन्ड एंगल से, बट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। फटाफट दो चार चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जिनके ऊपर बॉन्ड एंगल जो है डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आई एम श्योर आप लोग को भी कुछ ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिससे आप क्वेश्चन फटाफट से कर सके एग्जाम में। तो कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में पार्ट 1 होगा जिसमें मैं आप लोग के साथ ये फैक्टर्स डिस्कस करूंगी किसके ऊपर बॉन्ड एंगल जो है डिपेंड करता है और उसको आप कैसे देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अलग अलग एग्जाम से, नीट, जेई, गेट और नेट के एग्जाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फटाफट क्विकली देख लेते हैं कि बॉन्ड एंगल होता क्या है। व्हाट इज बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल को समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक थोड़ा सा ये समझना होगा कि केमिकल बॉन्डिंग का जो एक टॉपिक है कि एटम्स बॉन्डिंग करते कैसे हैं। सपोज करो ये कोई एक एटम है ए और ये एक एटम है बी और ये भी कोई एटम है बी, इसको हम ए कह दे, इसको बी और इसको बी, ठीक है। तो ये इसने ए ने बॉन्डिंग की है बी के साथ, दो बी एटम के साथ, ठीक है, ये बॉन्डिंग है। तो इन दोनों के बीच का एंगल को हम बॉन्ड एंगल कह देते हैं। लेकिन ये किसके बीच का एंगल है? ये है दो बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल। ये होता है आपका बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब जैसे कि ए और बी में कोई बॉन्ड बना है तो उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए ने यूज किया होगा, दूसरा बी ने यूज किया होगा, या फिर दोनों ए ने यूज किया हो दोनों बी ने, वो एक अलग कहानी है। मेन पॉइंट ये है कि किसी भी सिंगल बॉन्ड के बनने में दो इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, ठीक है। तो हम किसी भी ये जो होता है आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये आपका होता है बॉन्ड पेयर। इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर यूज होता है उसको कहते हैं हम बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो एक ये बॉन्ड पेयर और दूसरा ये बॉन्ड पेयर और इनके बीच का एंगल आपका होता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आप समझ लीजिए। ये इनको कहते हैं बॉन्ड पेयर, और जो ये है सेंट्रल एटम, ये है साइड एटम्स। और सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं। ये हुए बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये कुछ टर्म्स है जो आपको समझनी जरूरी है। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, व्हाट इज सेंट्रल एटम एंड ये सब क्या है, क्योंकि इन्हीं के बीच में रिपल्शन और अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है आपका ये बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। बॉन्ड एंगल का मतलब है कि अगर दो या दो से ज्यादा जितने भी बॉन्ड बने हैं वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे रहेंगे, उनके बीच का एंगल कम ज्यादा होगा। क्यों होगा? वो डिपेंड करेगा रिपल्शन के ऊपर या अट्रैक्शन के ऊपर। यहाँ पे क्या है, रिपल्शन है या अट्रैक्शन है, वो आपको समझना है। अब क्योंकि ये क्या है, बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। तो इनके बीच में अट्रैक्शन तो होगा नहीं, क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको बस वही समझना है कि ये किस डिस्टेंस पे रह सकते हैं, कहाँ रिपल्शन मिनिमम होगा, वही ये स्टेबल होंगे। तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में कहाँ रिपल्शन मैक्सिमम है, कहाँ रिपल्शन मिनिमम है। उसी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका कम होगा। सारा खेल है यहाँ पे रिपल्शन का, अट्रैक्शन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन जहाँ पे ये वाला इन दोनों के बीच में रिपल्शन जहाँ पे कम होगा, ठीक है, वही ये स्टेबल होंगे। तो रिपल्शन आपने चेक करना है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये
डिपेंड करता है। सबसे पहला है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तो बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा, अलग अलग, sp में अलग, sp2 में अलग होता है, sp3 में अलग होता है, ठीक है। वो एक पूरी टेबल है, वो आप लोगों ने देखी होगी। उसी के ऊपर आइडियल केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वही बॉन्ड एंगल होगा उस टेबल से। आइडियल केस में, आइडियल केस क्या होता है ये मैं हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करूंगी आगे, ठीक है। उसके दूसरा पॉइंट है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। सेंट्रल एटम के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। बेसिकली लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ने से रिपल्शन बढ़ता है और बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता बॉन्ड एंगल जो है वो भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। वो क्यों होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी ऊपर डिपेंड करता है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ये कुछ फैक्टर्स, अगर ये आपने समझ लिए तो आप बॉन्ड एंगल के सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, बिना कुछ रटे, बिना कुछ करे। आपको सिर्फ समझना है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उनके बीच में रिपल्शन कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा, आप कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये वो सबसे पहली जो फैक्टर है हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या, कि अगर आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप लीनियर बॉन्ड एंगल 180, क्योंकि क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना है। ये जो इनके बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर इधर, तो इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना है। अब दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह सकते हैं, कितने, 180 का एंगल हो सकता है उनके बीच में मैक्सिमम, क्योंकि 360 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 180। टीबीपी में 120, क्योंकि तीन चीजें एक दूसरे से कितने एंगल पे रह सकती है, मैक्सिमम 120 पे। टेट्राहेड्रल 109। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टीबीपी में दो तरह के एंगल्स होते हैं, 120 और 90। अगर मैं टीबीपी को आगे डिस्कस करूंगी डिटेल में, बेंट्स रूल वगैरह, तो उसमें ये आपको बताऊंगी कैसे इक्विटोरियल सेट बनते हैं, कैसे एक्सियल सेट बनते हैं, ये एक पूरी अलग कहानी है। ऑक्टाहेड्रल जिसमें सारे एंगल्स होते हैं 90। तो ये तो बहुत ही सिंपल स्टोरी होगी, बट इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि सीधा सीधा पूछ लिया जाए। ये तब होता है जब सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचता, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने यूटिलाइज कर दे किसमें, बॉन्ड बनाने में। जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके पास है, लोन पेयर उसके पास नहीं बचे, तब जाके ये केस बनता है, तब ये वाले एंगल्स होते हैं। लेकिन अगर लोन पेयर बच जाए, जो कि ज्यादातर होता है, उसमें आपको क्या करना है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आपको बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना है, सबसे पहला काम तो यही है कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करना। ओके, तो BeCl2 में क्या होता है, बी के पास दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों Cl के साथ बॉन्डिंग कर ली तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp। और sp में आपको पता ही है कि लीनियर, और लीनियर जहां पे हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल 180, क्योंकि सीधी लाइन होती है 180 की। नेक्स्ट है आपका BF3, बोरोन, तीन इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास होते हैं, और तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ इसने क्या किया, फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। मैंने बताया था आइडियल केस है, तो बॉन्ड एंगल जो होगा वही होगा। तो spp यानी कि sp2 में 120 होता है, तो आइडियल 120 ही होगा इसका। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120। अब CH4 कार्बन के पास चार होते हैं और चारों यूटिलाइज किए तो टेट्राहेड्रल sp3 में टेट्राहेड्रल शेप होती है, आइडियल 10928, ठीक है। तो आप यहाँ से हाइब्रिडेशन पे कंपैरिजन करना बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो। अगर इसके पास कोई भी क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं बचा है, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। 180 सबसे ज्यादा इसका हुआ, उसके बाद 120 और उसके बाद ये, तो ये इनका ऑर्डर होगा कंपैरिजन का। पहले हाइब्रिडाइजेशन ही देखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला दूसरा एग्जाम्पल। जब आप देखते हैं तो इन दोनों में चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। नाइट्रोजन के पास क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5, जिसमें से 3 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्डिंग कर ली। ओके, एक लोन पेयर बचा। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, S यहीं से स्टार्ट कर देना, sp3 डालना, S लोन पेयर के ऊपर, P इस बॉन्ड पेयर पे, P इस वाले बॉन्ड पेयर पे, और P इस वाले पे, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब वाटर में देखते हैं। वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, यानी कि दो लोन पेयर बचे, sp p p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। CH4
ये आपको पता ही है, अभी मैंने डिस्कस किया है। CH4 में भी कितना sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जीरो लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 1 लोन पेयर। अब देखिए क्या कहानी है, आपको अगर कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन देखा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है, तीनों में sp3 आ गया है। अब हाइब्रिडाइजेशन तो कहता है तीनों का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109। बट तीनों का सेम तो होता नहीं है, तो हम सबको पता है, तीनों का अलग अलग होता है। वाटर में अलग है, अमोनिया में अलग है, और CH4 में अलग है। तो अब आप क्या करेंगे जब ऐसा हो जाए, सबसे पहला स्टेप होता है बॉन्ड एंगल निकालने के लिए आपको फटाफट हाइब्रिडाइजेशन देख लेना है। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे, उसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन से कुछ नहीं पता चल पा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, तो फिर आप जाएंगे लोन पेयर पे। ओके, 0 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 1 लोन पेयर। अब जिसके पास 0 लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो रिपल्शन कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे रिपल्शन होता है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, रिपल्शन होते हैं लोन पेयर में रिपल्शन, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन। सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन, उसके बाद आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो जब तक सारे बॉन्ड पेयर है तब तक रिपल्शन आपको मतलब आइडियल सिचुएशन इसीलिए रहती है, जैसे ही लोन पेयर आएगा बॉन्ड एंगल घटना शुरू हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, 0 लोन पेयर, तो सबसे इसका बॉन्ड एंगल 109, 109 डिग्री 28 मिनट आइडियल होगा। उसके बाद आ जाइए NH3 पे, जिसमें कि एक लोन पेयर आ गया है, एक लोन पेयर आ गया है, तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा किसके बीच में, ये वाला लोन पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन। इधर भी क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, बट इसमें दो तरह के रिपल्शन आ गए, तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा। उसकी वजह से ये पुश करेगा लोन पेयर इससे बॉन्ड पेयर को अपने से दूर, तो ये जब इसको दूर पुश करेगा, ये पास पास आएंगे और ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, घट जाएगा, ये वाला रिपल्शन ज्यादा होगा, इधर इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, उसकी वजह से ये पास पास आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 10 कितना 7, 160 डिग्री होता है इन केस ऑफ NH3। अब देख लेते हैं दूसरा केस, जो कि क्या है आपका, दूसरा केस है वाटर। वाटर में क्या है कि वाटर में आपके हैं 2 लोन पेयर्स। ठीक है, वाटर में आ गया आपके 2 लोन पेयर्स। अब यहाँ पे है आपका लोन पेयर रिपल्शन। ओके, और यहाँ पे हुआ आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यहाँ पे भी क्या हुआ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और लास्ट जो है ये हुआ आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इनमें तीनों टाइप के रिपल्शन आ गए इसमें, लोन पेयर भी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी, और बॉन्ड पेयर भी। सबसे ज्यादा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, और सबसे कम ये करेंगे, तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, ये भी एक दूसरे को एक दूर पुश करेंगे। तो जब ये पूरा रिपल्शन ज्यादा होगा और ये वाला कम होगा, तो ये और पास आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल 105, 105 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सबसे ज्यादा CH4 का, उसके बाद NH3 का, और उसके बाद वाटर का। क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो इन केस ऑफ अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, तो जैसे ही नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। नंबर ऑफ लोन पेयर्स इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ओके, तो ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ये ध्यान रखना है, हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले चेक करना है। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम में बढ़ेंगे, तो क्या होगा कि आपका बॉन्ड एंगल जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो ये वाला पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन वाला कर लिया, ये कर लिया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। यहाँ पे अगर इन तीनों का बॉन्ड एंगल आपको कंपेयर करना है, NH3 3 बॉन्ड बनाएगा और एक बचा लोन पेयर। PH3 एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर।
ठीक है, AsH3 एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। ऐसा क्यों किया मैंने फटाफट, क्योंकि तीनों एक ही फैमिली के मेंबर है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक तीनों एक ही फैमिली के मेंबर है। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 पेयर, 3 बॉन्डिंग और 2 नॉन बॉन्डिंग। तो सबके पास एक एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा, सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब आप क्या करेंगे, अब एक और स्टेप आप एडवांस जा चुके हैं, वो क्या कि अब सारा कुछ सेम आ गया है, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया है। अब मैंने कहा था पहले लोन पेयर चेक करो, लोन पेयर भी सेम आ गया। अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि वेरिएशन कहाँ हुआ है, क्या चेंज है। देखिए हाइड्रोजन भी, साइड एटम भी सेम है, सब में हाइड्रोजन है। सेंट्रल एटम बदल रहा है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, बाकी सब सेम है। तो अब आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कंपैरिजन करनी है। कैसे, देखिए यहाँ पे बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे किसके बीच में है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे है आर्सेनिक और हाइड्रोजन के बीच में। तो अब तो आपको ये समझना है कि रिपल्शन किस में ज्यादा होगा। बस ये अगर आपने निकाल लिया कि रिपल्शन किस में ज्यादा है, तो बहुत इजीली आप बता पाएंगे किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है और किसका कम है। अब देखिए यहाँ पे जो होगा, जो इन दोनों के बीच का शेयर्ड पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है यहाँ, फिर फास्फोरस की है और उसके बाद आर्सेनिक की है। ये आपको पता ही है क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक ऐसे है, जब अब किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। ये पता है, बहुत बेसिक चीज है। तो नाइट्रोजन सबसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर। कौन से इलेक्ट्रॉन, अपने खुद के नहीं, खुद के इलेक्ट्रॉन तो है, वो तो न्यूक्लियस के साथ ऑलरेडी अट्रैक्टेड है, दूसरों के भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर है ना, ये क्या है, नाइट्रोजन का आइटम, ये किसका, हाइड्रोजन का। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, इन्होंने बॉन्डिंग कर ली। अब भाई नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उसके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, करना है इसको, हाइड्रोजन का भी करना है। इसी पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये जो बीच का इनका शेयर्ड पेयर है, ये एग्जैक्टली होना बीच में चाहिए, बट ये बीच में नहीं होता है। किसकी तरफ ज्यादा होता है, किसकी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा होता है, तभी तो पोलैरिटी आती है, तभी तो मॉलिक्यूल्स पोलर और नॉन पोलर होते हैं। तो जो शेयर्ड पेयर है ये किसकी तरफ ज्यादा होगा, नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होगा, ठीक है। अब फास्फोरस के केस में आ जाइए, फास्फोरस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है, बट किससे, नाइट्रोजन से कम है, तो थोड़ा सा दूर होगा इससे। आर्सेनिक की और कम है तो और दूर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे देखिए अब दूसरी स्लाइड पे जाके देखते हैं थोड़ा अच्छे से कि क्या कंक्लूजन निकलता है। ये आपका नाइट्रोजन था, एच एच, ठीक है, फॉस्फोरस। ये अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो बॉन्ड एंगल समझना आपके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं होगा। ये इसका लोन पेयर, इसका जो बॉन्ड पेयर होगा वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होगा, ऐसे ड्रॉ कर लेना है मैंने। उसके बाद इसका जो कंपेरेटिव टू दिस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आर्सेनिक वाला और बनाऊं, उसका और ज्यादा दूर होगा। अब आपको ये चेक करना रिपल्शन किस में ज्यादा है, ये इनके बीच में रिपल्शन है, तो रिपल्शन सबसे ज्यादा किसके बीच में है, इन दोनों के, क्योंकि ये पास पास है, यहाँ पे रिपल्शन सबसे ज्यादा है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा रिपल्शन कम होता जा रहा है, इसमें सबसे कम रिपल्शन है। अब इनमें कम रिपल्शन है तो ये पास पास रह सकते हैं, पास पास रह सकते हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल कैसा होगा, कम होगा। और इसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा है तो इनको दूर दूर जाना पड़ेगा, तो इनको दूर दूर जाना पड़ेगा, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो रिपल्शन का खेल है, जितना ये आपका लोन, ये जो शेयर्ड पेयर का ये है ना, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर वाला, बॉन्ड पेयर वाला, जितना ये सेंट्रल एटम की तरफ होगा उतना रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे पास पास है। और जितना ये सेंट्रल एटम से दूर होगा उतना रिपल्शन कम होगा। तो इसमें सबसे पास है सेंट्रल एटम के, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें और थोड़ा दूर है, इसमें और थोड़ा दूर है।
तो NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, उसके बाद PH3 और उसके बाद ASH3। कहानी समझ आई? आपको देखना है सिर्फ बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन, अगर वो सेंट्रल एटम की तरफ ज्यादा है या साइड एटम की। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होगी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब साइड एटम का देख लेते हैं। NF3 NCl3 NBr3 हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, सब में आएगा sp3, लोन पेयर सब में 1 आएगा। तो वही देखना है। सेंट्रल एटम भी इस बार सेम है। साइड एटम का क्या खेल है? यहाँ पे है फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे है आपका क्लोरीन और यहाँ पे है ब्रोमीन। अब देखिए, बस ये देखना रिपल्शन कहाँ पे ज्यादा है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन की तरफ होगा क्या? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे थोड़ा सा दूर होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कम है, और यहाँ पे और दूर होगा यानी कि ऑलमोस्ट सेंटर में होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बॉन्ड पेयर है वो किसकी तरफ ज्यादा है? साइड एटम की तरफ ज्यादा है, सेंट्रल एटम से दूर है। रिपल्शन क्या है? कम है। यहाँ थोड़ा किसकी तरफ खिसकता जा रहा है? सेंट्रल एटम की तरफ। तो रिपल्शन बढ़ता चला जा रहा है। रिपल्शन इसमें सबसे कम है, इसमें उससे ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा। तो रिपल्शन इसमें कम है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका हुआ? NF3 का, उसके बाद NCl3 का और उसके बाद NBr3 का। ठीक है, सॉरी ऑर्डर उल्टा हुआ। NF3 का बॉन्ड एंगल जो होगा वो सबसे कम होगा, उसके बाद होगा NCl3 का और सबसे ज्यादा होगा NBr3 का। क्योंकि रिपल्शन और बॉन्ड एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ये दूर दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब क्या होगा? बॉन्ड एंगल जितना रिपल्शन उतना दूर, तो बॉन्ड एंगल उतना बढ़ता जाएगा। तो रिपल्शन सबसे ज्यादा इसमें है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका, इसमें सबसे कम रिपल्शन है तो सबसे कम बॉन्ड एंगल इसका होगा। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स हमने देख लिए हैं। अब इससे रिलेटेड जो MCQs होंगे, जो बहुत अलग अलग एग्जाम में आए होंगे, वो मैं अगली वीडियो के अगले पार्ट में लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।